से पेरेंट्स का कहना होता है कि उधर से आने के बाद जो एग्ज़ाम है बच्चे पास नहीं होते हैं और देन उनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे अटैम्प्ट्स देने पड़ते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के मन में या फिर जो बच्चे जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं उनको मिसगाइड किया जाता है हाउ टू गो अब्रॉड, लाइक आप किससे जाए, क्या कंसल्टेंसी ढूंढे या फिर कैसे ढूंढे। एवरीवन, तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वाले वीडियो में हम जानेंगे एमबीबीएस आप अब्रॉड में करना चाहते हो तो बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के मन में होते हैं, स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, तो उन सवालों के हम जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत से पेरेंट्स का कहना होता है कि उधर से आने के बाद जो एग्ज़ाम है बच्चे पास नहीं होते हैं और देन उनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे अटैम्प्ट्स देने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अभी ऐसे मान के चलो कि लाइक कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो उसका जो पासिंग रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, लाइक 1-2-5% समथिंग होता है। बट इन दिस केस एफएमजी का आप देख लो ओवर द ईयर्स कि 20% 25% पासिंग रेशो है। तो ये कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रेशो है। मैं ऐसे तरफदारी नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ से बेटर है या फिर ये है, बट एक रेशो देखो आपकी 4 में से एक बच्चा पास हो रहा है बेसिकली। और ऐसा तो है नहीं कि बुक के बाहर से क्वेश्चन आएंगे या फिर ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग ही पूछ लिया जाएगा एमबीबीएस सिलेबस के अलावा। आप देखोगे कि कोई कोई कॉलेजेस के पासिंग रेशो बहुत ज़्यादा अच्छे है, कोई कोई कॉलेजेस के पासिंग रेशो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे टीचिंग अच्छी है या ख़राब है। देखो जैसे मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, जो जिसे आप देख सकते हो वापस जाके, तो उसमें देख सकते जॉर्जिया का जो पासिंग रेशो है बहुत ज़्यादा है, 70-80% है, और कंपेरेटिवली उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान का थोड़ा कम है। तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जाने वाले बच्चे ज़्यादा करके सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, जिनका पहले से ही अडेप्टिंग ग्रास्पिंग पावर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, और जिन बच्चों को पहले से ही पढ़ाई की बहुत ज़्यादा आदत होती है, लाइक जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े उनका थोड़ा अलग होता है, उनको बैकग्राउंड भी होता है थोड़ा बहुत कि उनके पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं इन दिस मैटर कि जो आपका प्रीवियस हैबिट्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चा एंजॉय करता है पहले से ही लाइफ को और साथ में थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता है तो उसकी लाइफ सॉर्ट आउट रहती है। बट जो सिर्फ एंजॉय करता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पास नहीं होगा। तो इट्स टोटली अप टू स्टूडेंट्स कि उनकी कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है। देखो ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं है जो पढ़ाई करने से पास ना हो सके, राइट। यूपीएससी एमपीएससी उनका तो रिजल्ट 1% से भी कम आता है। तो ऐसे कंपेरेटिवली देखा जाए तो 20% इज़ बेस्ट, 20-25% इज़ वेरी डिसेंट स्कोर। तो ये वाला डाउट आपके अगर मन में है कि वापस से आने के बाद एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो दैट्स योर आंसर। प्लस इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा मैं कि जो एफएमजी थी वो अभी नेक्स्ट हो गई है। तो नेक्स्ट यानी कि जो बच्चे इंडिया में भी एमबीबीएस करेंगे उनको भी वो एग्ज़ाम देनी है, और जो अब्रॉड से पढ़ के आएंगे उनको भी एग्ज़ाम देनी है। जैसे एलएलबी वालों को एडवोकेट बनने के लिए जो एग्ज़ाम देनी पड़ती है बार काउंसिल की, उसी टाइप से सेम अभी डॉक्टर्स को भी वो एग्ज़ाम देनी नेसेसरी है। अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस पढ़ते हो चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस पढ़ते हो, आपको वो एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। तो अगर वो पर्सपेक्टिव से आप जा रहे हो तो वो आप छोड़ दो, क्योंकि अभी एमबीबीएस इंडिया में हो या फिर अब्रॉड में हो आपको एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सेकेंड, अभी बहुत सारे पेरेंट्स के मन में या फिर जो बच्चे जा चुके हैं या फिर जाने वाले हैं उनको मिसगाइड किया जाता है कि वो बोलते हैं कि नीट फेल भी हो तो भी अब्रॉड में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। या फिर वो बोलते हैं कि बिना नीट के चले गए हो तो अब क्या होगा। या फिर बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी ऐसे फूल बनाया जाता है कि अभी कर लो और बाद में नीट दे देना वहाँ से आने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। 2021 के बाद जो भी एडमिशन होगा एमबीबीएस में उसको नीट देना नेसेसरी है, कंपलसरी है। वो आप गैजेट जाके पढ़ लेना, गैजेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि विदाउट नीट यू कैनॉट गो टू अब्रॉड। विदाउट नीट आप कुछ एमबीबीएस परस्यू नहीं कर सकते, ना इंडिया में ना अब्रॉड में। तो इसमें कैच क्या है सर, क्या चाहिए है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अभी मैं क्लियर आउट कर देता हूँ कि विदाउट नीट आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ से आके मतलब पहले साल ले लेता हूँ फिर अगले साल नीट दे दूंगा फिर कंटिन्यू कर लूँगा, वैसे भी नहीं होता है। जिस साल नीट दी है उसके अगले साल मतलब उसी कंसेक्यूटिव ईयर में आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा आफ्टर द नीट से पहले अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया है तो वो भी नहीं चलेगा। तो वो वाला भी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि 2019 में
कुछ कोविड-19 की सिनेरियो की वजह से वो एक्सेप्शन दे दिया गया था, बट वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि आप एडमिशन ले लो फिर अगले साल आके नीट दे देना। सो ये भी वहाँ पे झूठ साबित हो जाता है। झूठ यानी कि इसे झूठ नहीं बोला जा सकता, बट ये टोटली मिसगाइडिंग है कि आप इस साल एडमिशन ले लो और अगले साल आप नीट दे देना। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको नीट के बाद ही जाना है, नीट देने के बाद ही जाना है। तो और मैंने आपको बोला था कि एक कैच है, तो कैच ये है कि आप MBBS को एडमिशन तो ले सकते हो अब्रॉड, क्योंकि नीट ये इंडिया की एग्ज़ाम है, अब्रॉड की नहीं है। बट वहाँ से आने के बाद आप यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तो फिर सर फ़ायदा क्या उस MBBS का? नहीं, MBBS करने के बाद आप MD या फिर MS करके भी आ सकते हो अब्रॉड से। अभी आप बोलोगे सर MBBS करके या फिर MD MS करके कैसे, क्या फ़र्क क्या है इसमें? तो डिफरेंस ये है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आप MD या MS करोगे, इंग्लिश स्पीकिंग यानी कौन सा, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इन देशों में अगर आपने जाके आपका MD कंप्लीट किया, MS कंप्लीट किया, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो आपको वहाँ रेसिडेंसी मिल जाए, तो उसी बेसिस पे आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये आपका आंसर था कि विदाउट नीट या विथ नीट, ये भी आपको डाउट सॉल्व कर दिया। अगला डाउट ये है कि सर मेरा 20 लाख में तो हो जाएगा ना पूरा, 20 लाख में भी पूरा हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। या फिर कुछ बोलेगा, कोई कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि सर आपका 12 लाख में पूरा MBBS हो जाएगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट ये सब झूठ होता है। आप उनसे क्लियर कट आइडिया मांगो कि आपको कॉलेज की फ़ीस कितनी भरनी है, आपका हॉस्टल मेस का बजट कितना है, आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस कितना है। तो इन चीज़ों को मिला के आपका बजट बनाओ। देखो एडवर्टाइज़ करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं भी दूध का दूल्हा हूँ। देखो एडवर्टाइज़ करते टाइम अगर सामने वाला 5 लाख के एडवर्टाइज़ कर रहा है, आप अगर 10 लाख के एडवर्टाइज़ करोगे, तो सामने वाला ऑब्वियस सी बात है कि कोई स्टूडेंट भी नहीं आएगा और सब लोग एट फ्रंट रिजेक्ट कर देंगे कि अरे नहीं, इन्होंने तो 10 लाख बोला है, इन्होंने 5 लाख बोला है, चलो उधर जाते हैं। हालांकि भरने दोनों तरफ 10 लाख है, इसका हॉस्टल मेस के साथ 10 था, उसका बिना हॉस्टल मेस के 5 है, तो वो मिला के 10 होने वाला है। इसके एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं 5 और 10 का, एग्जैक्ट फिगर्स कुड बी डिफरेंट, बट बोलने वाली चीज़ ये है कि आप सिर्फ एडवर्टाइज देख के कि 2 लाख में करो MBBS, 5 लाख में करो MBBS, 10 लाख में करो MBBS, इस पर फॉल मत कीजिए। क्योंकि कॉलेज की फ़ीस आपको तो भरनी है, राइट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज की फ़ीस आपको भरनी है। हॉस्टल मेस की फ़ीस अभी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी मेरे बताया हुआ है कि आप जब प्लान करते हो हॉस्टल मेस का, तो देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इंडिया में भी मिनिमम हॉस्टल की फ़ीस 1 लाख है, 1 लाख से 2 लाख तक है, मैक्सिमम 5 लाख की भी हॉस्टल मेस है। बट वो आपके ऊपर है कि आपका बजट क्या है। इंडिया में भी अगर आप BAMS पढ़ोगे या फिर कोई भी कोर्स में एडमिशन लोगे, आपको हॉस्टल मेस तो भरना ही है। तो वो चॉइस ऑफ फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि रशिया में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेस भी नहीं है, तो वो खर्चा बढ़ जाता है आपका, तो उसको बच्चे को सेल्फ कुक करना पड़ता है, वो खर्चा बच जाता है आपका। गवर्नमेंट हॉस्टल में लोगे तो आपका वो खर्चा बच जाता है। तो आपको हर चीज़ की क्लैरिटी लेके चलना है। लाइक कॉलेज की फ़ीस 2 लाख प्लस हॉस्टल मेस की 1.5 लाख प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है 20 से 30 हज़ार। अभी देखो, अभी करंट वॉर सिचुएशन, अभी मैंने ही मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 15 से 20 हज़ार का टिकट होता है, बट अभी आप अगर टिकट चेक करोगे तो अभी 30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार तक टिकट जा रहे हैं। तो ये वेरिएबल फैक्टर्स है, इसको आपको ऐसे कंसिडर करना है, लाइक आपको जो आपका बजट है उसमें प्लस और माइनस ऐसे एडिशनल करके करना है। मैं बता देता हूँ आपको क्लियरली। सबसे पहले आप अगर कॉलेज की फ़ीस लोगे, हर साल 4 से 5% इंक्रीज़ होता है करेंसी में, या फिर डिप्रिसिएशन होता है, जो भी है इकोनॉमिक्स का, उसकी वजह से जो कॉलेज की फ़ीस है, अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 लाख कॉलेज की फ़ीस पड़ रही है, तो आप उसमें +-4 +-3% करके, यानी कि आपको नियर बाय ऐसे समझ लो 1 से 2 लाख ऊपर नीचे पकड़ लो। हॉस्टल मेस समझ लो 1 से 1.5 लाख का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का होता है, तो उसमें भी आप +-5 साल का, 6 साल का, जैसे भी आपको कैलकुलेट करना हो। उसके बाद जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग का अभी देखो टिकट पहले 15 के थे, अभी 30 तक चले गए, तो डबल हो गया सर, ये तो कैलकुलेशन के बाहर चला गया। बट देखो कुछ इतना भी महंगा नहीं हो जाएगा, बट आपको बुकिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको पहले बुक कर लेना है। अभी आप बोलोगे सर हम फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, हमें कैसे पता? तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए बोल नहीं रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर वालों को तो अर्जेंट में करना पड़ता है। फर्स्ट फ्लाइट टिकट उनका 50 हज़ार, 40 से 50 हज़ार का पड़ता ही है नॉर्मल। आगे जाके मतलब जो उनको वापस आना रहेगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो उस हिसाब से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जब टिकट बुक करना है तो वो अर्ली करना है। आपको पता करवाना है कॉलेज से मिलता ही है वैसे भी डेट्स, कि आपको किस डेट को छुट्टी मिलने वाली है, उसके 10 दिन आगे की करनी है, 5 दिन आगे की करनी है, तो वो पहले ही बुक कर लेना, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो टिकट है बहुत सस्ते में मिल जाती है मोस्टली टिकट बुक करते टाइम। और एक मैं प्लस चीज़ आपको बता दूं, आप हमेशा वेबसाइट से करना, कौन सी, जिस कंपनी की फ़्लाइट है। मतलब आप एक सर्च करते टाइम नॉर्मल स्काई
स्काई स्कैनर पे सर्च कर लो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट MMT पे सर्च कर लो कि कौन सी फ़्लाइट है। फ़्लाइट समझ लो एयर अरेबिया रहा है, डायरेक्ट एयर अरेबिया की साइट से बुक करो, वहाँ पे आपको चार्जेस नहीं लगते, प्लेटफॉर्म फ़ी वगैरह जो भी रहेगा। दूसरा जो कन्वीनियंस चार्जेस होता है वो नहीं लगेगा। दूसरा अगर उज़्बेक एयरवेज़ है तो उज़्बेक एयरवेज़ की वेबसाइट पे चले जाओ। मतलब वो इस तरीके से आप कुछ कुछ करके आपके पैसे भी बचा सकते हो। तो ये था आपका बजट का सेक्शन। बजट का सेक्शन में देखो, अभी मैंने ना कोई कॉलेज का प्रमोशन किया ना कुछ किया, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। अभी आप ये वीडियो एडमिशन लेने के बाद देख रहे हो या फिर लेने से पहले देख रहे हो ये तो आपको पता, बट कोई कोई चीज़ें जो है जो बदलने नहीं वाली है, जैसे कि इन्फ्लेशन हर साल होते रहेगा, डॉलर का रेट हमेशा ऊपर ही जाते रहेगा। कम हो गया तो चलो वेल एंड गुड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इन्फ्लेशन है चीज़ों का रेट हमेशा बढ़ते रहता है। तो उस हिसाब से आप प्लान करो, क्योंकि कोई कोई पेरेंट्स सच में गरीब होते हैं, सच में उनका बजट नहीं होता है, तो उनको स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होने पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बच्चे पे आ जाती है। और उन सिचुएशंस में बच्चे खुद पैनिक करने की वजह से फिर रिजल्ट ख़राब आता है। रिजल्ट ख़राब आने में एक दो रीज़न नहीं होते, बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो चलो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू गो अब्रॉड, लाइक आप किससे जाए, क्या कंसल्टेंसी ढूंढे या फिर कैसे ढूंढे। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आप कैसे चूज़ करें कंसल्टेंट को या फिर एजेंट को कैसे चूज़ करना है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि उनके थ्रू उस कॉलेज में कितने बच्चे गए हैं, उनका फीडबैक कैसा है, उनके पेरेंट्स का फीडबैक कैसा है, उनको खर्चा कितना आया है, ओवरऑल वो जो बच्चे गए हैं तो उनका रिस्पांस कैसा था, या फिर उन कंसल्टेंट का रिस्पांस कैसा था टुवर्ड्स देम, कि उनका कॉल रिस्पांस हो गया, उनका डॉक्यूमेंट रिस्पांस हो गया, उनको कितना टाइम लगा, कितना खर्चा आया, कितना ओवर द बजट गया, कितना अंडर द बजट आया। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करके या फिर थोड़ा सा आप जांच परख करके कर सकते हो। दूसरी चीज़, वो खास करके एक्स स्टूडेंट हो वो तो बेस्ट है कि वो खुद अब्रॉड में रह के आया है। थर्ड चीज़, आप कंसल्टेंसी देख लो, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन है नहीं है, उनके पास कुछ अधिकार है नहीं है बच्चे भेजने का। आप गूगल कर सकते हो, जैसे मेरी कंसल्टेंसी है, आप हमारे बारे में डिटेल सर्च कर सकते हो, वेबसाइट देख लो। तो इन चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे चूज़ करना है कंसल्टेंट को। हालांकि इसमें आप फंस सकते हो, कंसल्टेंट ख़राब कंसल्टेंट चूज़ किया तो उससे क्या लॉस होगा सर। सबसे पहला लॉस आपका पैसे का होगा। दूसरा, आपको मेंटल हरासमेंट होगी, जो चीज़ें आपको नहीं अटकने चाहिए थे जहाँ पे, वहाँ पे आप जाके अटक जाओगे। थर्ड थिंग, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि डॉलर या फिर रिसिट प्रॉपर ना मिलना। गाइस, और आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू।